Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about second year chemistry, आज हमने एनालाइज करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री को और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने क्या करना होगा वी हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय हैविंग अ लुक एट द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड। लास्ट टाइम हमने डिटेक्शन की थी या उसका डिस्कशन किया था अबाउट फाइंडिंग आउट द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ गिवन सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी को आगे ले जाते हुए आज हमने देखना है एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने का तरीका और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने का तरीका। तो इसको क्लियर करने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल व्हिच इज प्रेजेंट इन पेज नंबर 362 ऑफ योर बुक्स। इट इज एग्जांपल 24.2। कैफीन के बारे में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, मौजूद है टी एंड कॉफी में। परसेंटेजेस इसमें गिवन है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट्स गिव द हेडिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आपने डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन करने का तरीका क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैफीन में परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इट इज अबाउट 49.48%। 49.48% कार्बन मौजूद है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की एनालिसिस जब हम करें तो पता चलता है 5.19% है। देन थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑक्सीजन which is around 16.48%, or you got percentage nitrogen which is about 28.85%। तो ये चार परसेंटेजेस आपको गिवन है। इन परसेंटेजेस के जरिए हमने ये मालूम करने की कोशिश करनी है कि कैफीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने लेना है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 वुड बी द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मालूम करने हैं इन चारों कंपोनेंट्स के। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो परसेंटेजेस आपको गिवन है इन परसेंटेजेस को आपने ट्रीट करना है एज गिवन मासेस, गिवन मास के तौर पर ट्रीट करना है और इसको आपने डिवाइड करना होगा बाय देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस, जिसको उसके मोलर मास के तौर पर हम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। 49.48 को आपने इसका गिवन मास लेना है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। तो व्हेन यू डिवाइड दीज टू यू आर गोइंग टू गेट 4। आपको मिलेगा 4 मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। लाइकवाइज जब हम हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने की कोशिश करते हैं 5.19 है, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1.008 which is the exact atomic mass, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है तो you can even write down 1। ठीक है, डिविजन जब हम इसकी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, you are going to get 5। तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 16.48 है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और लास्टली यू गॉट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 28.85% है, इसको डिवाइड करना है 14 पर तो प्रॉबेबली यू विल गेट 2। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स को हासिल कर लिया इन चारों एलिमेंट्स के बाय डिवाइडिंग देयर परसेंटेजेस विद देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। डिवीजन हो गई कंप्लीट। डिवीजन के बाद अब हमने क्या करना है, जो एटॉमिक मासेस से डिवाइड करने पे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, जो सबसे कम वैल्यू होती है इसकी, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने सबको डिवाइड करना है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको हम लिख लेते हैं ऐसे, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन रेशो नाइट्रोजन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 4। अब सबसे कम जो वैल्यू है इसकी वो 1 की है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए चारों नंबर ऑफ मोल्स को अपने डिवाइड करना है। हाइड्रोजन 5, इसको भी 1 से डिवाइड किया।
oxygen will be 1 divided by 1 and nitrogen will be 2 divided by 1. डिविजन जब हमने की तो आपको आंसर क्या मिला? यू गॉट 4:5:1:2 ये रेशियोज मिल गए. अब इसको आपने जब सब्सटीट्यूट किया इसमें तो यू गॉट व्हाट? यू गॉट C4H5O और N2. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कैफीन. कैफीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया. और एम्पेरिकल फॉर्मूलाज को अगर आपने चेंज करना है किसमें, इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए यू नीड टू एम्प्लॉय दिस n, कैलकुलेशन ऑफ n. n की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है? आपने जिस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा इसको आपने डिवाइड करना है ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं एक दूसरे पर, तो डिवाइड करने पे यू गेट अ स्पेसिफिक नंबर n. जो n होगा, n को इस्तेमाल करते हुए आपने फिर क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को. Molecular formula has to be multiplied by n. When you multiply these two, molecular नहीं, इसको आपने empirical formula से मल्टीप्लाई करना है. एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपको दिया जाता है उसको जब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. एक सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का. ये दो चीज़ें मालूम हो तो आसानी से आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम कर सकते हो. जैसे एग्जांपल 24.3 में आपको गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, इसका मॉलिक्यूलर मास 78 है. तो इन दोनों से आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मालूम करने की कोशिश करो. बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. तो टोटल जो मास एम्पेरिकल फॉर्मूला का निकलेगा वो 13 निकलेगा. और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 78. तो सबसे पहले हम मालूम करने की कोशिश करेंगे n को मालूम करने के लिए क्या करना होगा? 78 को आपने डिवाइड करना है 13 पर. 78 को जब हम 13 पर डिवाइड करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 6. इस 6 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. n की जगह हमने 6 पुट किया और इसको जब हमने CH के साथ मल्टीप्लाई किया, CH इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो यू आर गोइंग टू गेट C6H6. ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का. तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है. इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ? वेलकम टुवर्ड्स मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस. मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस की अगर हम क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट इट्स गो थ्रू, तो पता चलता है कि इसको आमतौर पर एम्प्लॉय किया जाता है क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिवली एम्प्लॉय करने का मतलब वी एम्प्लॉय इट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है. टाइप ऑफ एटम्स की एनालिसिस के लिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस एम्प्लॉय की जाती हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैव बीन गिवन. स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन डिटरमाइन द अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड. आसानी से आप मालूम कर सकते हो और वो तरीका है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का. डिटेल हम इसकी एनालाइज करेंगे. प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, लाइक आई सेड, इट आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इसको हम करेंगे बाय एम्प्लॉइंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. हैलोजेंस या सल्फर की प्रेजेंस को हम मालूम कर सकते हैं आइदर बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. एरोमेटिसिटी का मतलब प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन अ कंपाउंड. इसको अगर आपने प्रैक्टिकली मालूम करना है तो मेथड एम्प्लॉयड इज NMR, उसकी भी एनालिसिस करनी है. और मॉलिक्यूलर मासेस को मालूम करने के लिए प्रैक्टिकली यू गॉट द टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये सारे के सारे वो टेक्निक्स हैं जिनको एम्प्लॉय करके ये सारी की सारी चीजें मालूम की जा सकती हैं. तो इनकी डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है? वी गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इज. स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनालिसिस जरूरी है. स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं तो वी कैन डिफाइन इट बेसिकली एज द ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with the interaction of electromagnetic radiations with matter. मैटर के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरैक्शंस हैं, इसको जिस ब्रांच ऑफ साइंस की हेडिंग के अंडर डिस्कस किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. तो बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द डिटेल, इसमें याद रखें स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मालूम क्या करेंगे, वी कैन डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑफ अननोन कंपाउंड्स. आमतौर पर यह चीज एम्प्लॉय होती है जब आप क्या करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक एमफिल एंड पीएचडी की तरफ जब हम चले जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, कंपाउंड्स की जब प्रोडक्शन हो जाती है तो बंदे को पता नहीं चलता होता कि इसका स्ट्रक्चर है कि कैसा, इसमें अनसैचुरेशन कितनी है, इसमें बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं या नहीं है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है. तो ये सब कुछ मालूम करने के लिए उस कंपाउंड को स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पास किया जाता है. वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वो अप्लाई किए जाते हैं और अप्लाई करके फिर ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि वो स्ट्रक्चर है कैसा. ठीक है, तो इंटरैक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ. नाउ बिफोर वी कैन मूव ऑन, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, मिसाल के तौर पर समझ लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ट्रैवलिंग इन द एक्स एक्सिस और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, इस तरीके से अगर दो फील्ड्स मौजूद होंगे और ये ट्रैवल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर करते हैं तो इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है. दे आर जनरली न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्जेस अनलाइक रेडियोएक्टिव रेज. आपने उसकी भी एनालिसिस की होगी, आपने पढ़ा होगा कि रेडियोएक्टिव रेज आर अल्फा बीटा एंड गामा. तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर कोई चार्ज वगैरह एज सच मौजूद नहीं होता, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, और इनको जनरली क्या किया जाता है, दे आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फोटॉन्स. फोटॉन्स के तौर पर डिस्क्राइब हम करते हैं. बहरहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आपने क्या करना है, वी हैव टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ. अब वेवलेंथ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है क्लासिफिकेशन 3 डिफरेंट ग्रुप्स में. We can classify them into 3 different groups. कौन कौन से होते हैं, एक है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, एक होता है विजिबल और तीसरा है इंफ्रारेड IR. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ. वेवलेंथ को अगर हम नैनोमीटर में ले लें तो उसमें हमें पता चलता है कि जो यूवी रेडिएशंस हैं ये इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज अराउंड 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक. ठीक है, तो ये टोटल वेवलेंथ होती है यूवी रेडिएशंस की. लेकिन इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ, इसकी भी आगे आप 2 डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, कौन कौन सी, एक तो वो यूवी रेडिएशंस होती है जिसमें 0 से लेके 200 नैनोमीटर्स तक इसकी वेवलेंथ होती है, और दूसरी टाइप वो है जिसमें 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक इसकी रेडिएशंस होती हैं. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली दिस इज क्लासिफाइड एज फार यूवी रीजन, प्रॉबेबली शायद ये होगा फार यूवी रीजन, और ये नियर यूवी रीजन प्रॉबेबली होगा. ठीक है, तो इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट कि किसकी रेडिएशंस जो हैं वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं और किसकी रेडिएशन की एनर्जी कम होती है. रेडिएशंस की एनर्जी के हवाले से एक और बात शेयर कर देता हूं आपको कि जो एनर्जी होती है बेसिकली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ को जितना ज़्यादा करोगे उतनी एनर्जी उसकी कम होगी. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो 0 से लेकर 200 नैनोमीटर है इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी.
ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आपको यूवी रीजन में मिल सकता है। वैसे जनरली जब हम यूवी रीजन की वेवलेंथ को डिस्क्राइब करते हैं तो विल डिस्क्राइब इट लाइक दिस, 200 से लेके 400 नैनोमीटर वैसे आमतौर पर कहा जाता है। देन यू गॉट विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में जो इसकी वेवलेंथ है वो 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है। 400 to 800 नैनोमीटर्स ये विजिबल रीजन है, जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो लाइक दिस, VIBGYOR, विबजीओर भी इसको कहा जाता है। और आखिर में इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में जो इसकी वेवलेंथ है इट इज ग्रेटर देन 800 नैनोमीटर्स। 800 नैनोमीटर से ज्यादा जब हो जाती है वेवलेंथ वो इंफ्रारेड रीजन में क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ यू कैन गेट दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स में गामा रेज और एक्स रेज, एक तो गामा रेज होते हैं और दूसरा एक्स रेज होती हैं। ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, बिकॉज इसकी वेवलेंथ आमतौर पर जो वायलेट है वायलेट से कम होती है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं विच फॉल अंडर द यूवी रीजन। उसके बाद इंफ्रारेड में अगर हम देखें माइक्रोवेव्स आती हैं इसमें, माइक्रोवेव्स, और दूसरा है रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इन दोनों को क्लासिफाई किया जाता है अंडर द हेडिंग इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो विजिबल रीजन तो आपको पता है, उसकी एग्जांपल्स कोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट रेडिएशंस होती हैं। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जिस रेडिएशन को एम्प्लॉय करता है उस बेसिस के ऊपर उसको नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो रेडिएशंस इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इट शुड फॉल इन द रीजन ऑफ यूवी एंड विजिबल। यहां तक इन दोनों को आपने एम्प्लॉय करना है और एम्प्लॉय करके आपने क्या करना होगा, मालूम करना होगा, एनालाइज करना होगा मैटर को, और ये मालूम करने की कोशिश करनी है कि इसमें किस किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जब हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिखनी है तो यू कैन से के इसमें आपने क्या करना है, इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ EMR, electromagnetic radiations with matter, electromagnetic radiations with matter in the UV region and visible region। यूवी रीजन में और विजिबल रीजन में जो इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ, इट इज डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, इसके प्रिंसिपल की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें इट इज बेस्ड अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोविजन ऑफ एनर्जी। EMR को जब हम एनर्जी की तरफ एनर्जी के तौर पर प्रोवाइड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं विद इन दैट सैंपल। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे डिस्क्राइब, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही चीज आपने क्या करनी होगी, यही चीज आपने लिखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस between different energy levels are studied to analyze the presence of unsaturation in the given sample।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के जरिए ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल में मौजूद है या नहीं है, उसको हमने क्या करना है, देखना होगा। अब इसमें पहले क्या करना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड या नो कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी किस्म के होते हैं बिफोर यू कैन हैव अ लुक एट व्हाट बिफोर यू कैन हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। तीन मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे दैट बेसिकली आर, नंबर वन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्लासिफाई करोगे एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से हैं, नंबर टू इज पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपको मिलते हैं किसमें, दे आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें मौजूद होंगे उसमें जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, दे आर क्लासिफाइड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी टाइप उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर क्या नहीं करते, दे डोंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, और आमतौर पर ये आपको मिलेंगे किसमें, यू विल फाइंड देम इन एटम्स लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आमतौर पर आपको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऑक्सीजन में यू विल फाइंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर में भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे हेटेरो एटम्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं जिससे इनकी प्रेजेंस का भी अंदाजा हो जाता है कि इस सैंपल के अंदर ये एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं। नाउ आफ्टर हैविंग अ लुक एट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सैंपल, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस दैट कैन टेक प्लेस। ट्रांजिशन का जहां तक ताल्लुक है इसमें चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एनर्जी लेवल्स यहां पर बना लेने हैं। लेट मी ड्रॉ देम ओवर हियर। 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने क्या कर लिया, हमने बना लिए। ठीक है, तो ये हैं कि बेसिकली दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बॉन्डिंग होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। तो सबसे नीचे हमने क्या कर लिया, वी फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, बल्कि इसको इस तरह लिख लेते हैं, सिग्मा BMO। ये पाई ऑर्बिटल है, ये भी BMO है, ये है N चूंकि अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता किसमें, इट इज नॉन बॉन्डिंग, इट डजंट इन्वॉल्व इटसेल्फ, तो इसको BMO या ABMO की जो अब्रिविएशन है वो आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन यू गॉट पाई स्टार चूंकि लग गया है तो ये ABMO होगा, और आखिर में सिग्मा स्टार है which is ABMO। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें यू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेयर, शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको आपने यहां तक पहुंचाना है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा BMO टू सिग्मा ABMO। फासला चूंकि बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए आपको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ये आमतौर पर आपको करना होगा किसमें, यू हैव टू कैरी द प्रोसेस आउट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में करवाना है, वैक्यूम UV रीजन, जिसको हमने यहाँ पर क्या कहा, नियर UV रीजन भी कहा है। इसमें कम से कम जो UV रेडिएशंस हम इस्तेमाल करेंगे उसकी जो वेवलेंथ होगी इट शुड बी अराउंड 150 नैनोमीटर्स, 150 नैनोमीटर्स इनकी वेवलेंथ होनी चाहिए, मतलब एनर्जी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तब जाके ये हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ किस में मौजूद है, दिस कैन हैपन ओनली फॉर अल्केन्स, बिकॉज उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो अल्केन्स में ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दो ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नॉर्मल जो इसका UV विजिबल रीजन है जिसमें 200 से लेके 800 नैनोमीटर है, उसमें ये चीज ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बिकॉज रेडिएशंस की एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को करवा सके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज पाई टू पाई स्टार।
इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ पाई बीएमओ में मौजूद है, इसको आपने पाई स्टार एबीएमओ में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये ट्रांजिशंस आमतौर पर अनकॉन्जुगेटेड अल्कीन्स में होता है और इसमें जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब होंगी, दो डिफरेंट चीजें यहां पर आपने नोट कर लेनी है। नंबर वन, दिस इज नोटेड फॉर अल्कीन्स, एंड नंबर टू, इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में, दैट इज व्हाट इन्वॉल्व्ड इन 170 to 190 नैनोमीटर। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, बल्कि वेवलेंथ इतनी रिक्वायर्ड है। एंड द नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन 200 to 300। ये अल्कीन्स के लिए है। और रिमेंबर, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी मौजूद है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस C डबल बॉन्ड O। तो अल्कीन्स के लिए तो रिक्वायरमेंट 170 to 190 नैनोमीटर्स होगी वेवलेंथ की। अब आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करानी है तो उसके लिए कम से कम आपको 200 से लेके 300 नैनोमीटर तक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। यूवी विजिबल रेडिएशन जो हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वेवलेंथ 200 to 300 नैनोमीटर्स अगर होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन शिफ्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीएमओ टू एबीएमओ, आसानी से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली पाई टू पाई स्टार इज एम्प्लॉयड फॉर दोज कंपाउंड्स जिसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, लाइक अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बोनाइल के एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, नाइट्राइल्स, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी इज N to सिग्मा स्टार। N मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको आपने शिफ्ट करना है किसमें, यू गॉट टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स सिग्मा स्टार की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 150 से 250 नैनोमीटर होती है। 150 से लेके 250 नैनोमीटर्स तक जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इससे ये ट्रांजिशन हो सकती है। और ये ट्रांजिशन मैंने आपको कहा है कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब सैंपल के अंदर हेटेरो एटम मौजूद हो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, द लास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज N to पाई स्टार। N to पाई स्टार मीन्स यहां से लेके यहां तक सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो N to पाई स्टार के बीच में होगी। और इसमें जो वेवलेंथ है यूजुअली इन्वॉल्व्स अब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ्स अराउंड 300 नैनोमीटर्स। इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसकी वेवलेंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं 300। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को ज्यादा करते जा रहे हो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। ये बात मैं आपको पहले यहां पर बता चुका हूं कि एनर्जी एंड वेवलेंथ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो 300 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी क्या होता है, काइंड ऑफ ट्रांजिशन शोन बाय अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हेटेरो एटम्स, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस वगैरह इसमें मौजूद होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लास्ट ऑफ ऑल इसके बाद ये तो ट्रांजिशंस की हमने बात कर ली कि ये 3-4 डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशंस मुमकिन है व्हेन यू टॉक अबाउट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमें टाइप्स पता चलती हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप 6 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहां पर आपने समझनी है दैट इज द प्रोविजन ऑफ लाइट सोर्स। नंबर 1, पहली चीज लाइट सोर्स, बिकॉज लाइट सोर्स क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सोर्स है। और आपको जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट हो रही होती है उस बेसिस के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के लाइट सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को आप इस्तेमाल कर सकते हो या हाइड्रोजन ड्यूट्रियम लैंप्स को इस्तेमाल कर सकते हो एज एन एनर्जी सोर्स। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेकेंड पार्ट की तरफ आना है। नंबर 2 बेसिकली इज अ मोनोक्रोमैटर है। अब मोनोक्रोमैटर करता क्या है, बेसिकली ये मोनोक्रोमैटर यूज्ड टू डिस्पर्स द रेडिएशन इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये बेसिकली आप इसको क्या कह सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉल मोनोक्रोमैटर एज द वेव लेंथ सेलेक्टर।
ये बेसिकली सेलेक्ट करता है वेवलेंथ को, क्योंकि इसको पता होता है कि एनालिसिस अगर आपने करनी है किसी भी कंपाउंड की, यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है ना कि हर कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो किस वेवलेंथ को आपने प्रोवाइड करना है तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो मोनोक्रोमेटर करेगा। मोनोक्रोमेटर उस वेवलेंथ पर इसको फिक्स कर देता है ताकि आगे उस वेवलेंथ के रेडिएशंस को सैंपल में से पास किया जा सके। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर है, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस को दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करके इसको पास किया जाता है किसमें से, इट इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट थिंग्स। एक सैंपल होता है और दूसरा रेफरेंस होता है। रेफरेंस का आपको पता होता है पहले से, ठीक है, और सैंपल वो होता है जिसकी आपने एनालिसिस करनी है। तो दोनों में से आप क्या करोगे, यू विल पास दी रेडिएशंस, और इनमें से जब पास करोगे तो पास करने पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कंपेयर करके देखोगे कि सैंपल और रेफरेंस के दरमियान कितना डिफरेंस मौजूद है। डिफरेंस की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, फैसला करते हैं कि इसमें किस किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, देन यू गॉट डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं। डिटेक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द रेडिएशंस absorbed or released when you pass it through what, when you pass it through a sample or a solution। तो वो क्या करेगा बेसिकली, ये receives the beam from the sample and receives the beam from the reference। दोनों डिटेक्टर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को जनरेट करते हैं प्रोपोर्शनल टू दी रेडिएशन। जितनी रेडिएशन ज्यादा जाके स्ट्राइक करेगी डिटेक्टर्स को, उतनी ही ज्यादा वो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। अब ज्यादा बीम जब जाके हिट करता है डिटेक्टर को, इसका मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं हुई। ठीक है, और अगर कम बीम जाके, कम एनर्जी वाली बीम जाके हिट करता है डिटेक्टर को, मतलब वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगी। तो इससे आपको अंदाजा किस चीज का होगा, डिटेक्टर से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो एनर्जी की क्वांटिटी है वो अब्सॉर्ब हुई है और कितनी रिलीज हो रही है। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट एम्पलीफायर। नंबर 5 इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, इट इज main function of amplifier is to amplify the signals many times and to generate a clear and recordable signal। जो उसको सिग्नल्स मिलते हैं डिटेक्टर में से उसको बढ़ा देता है ताकि रिजल्ट क्लियर हमें मिले। और लास्टली यू गॉट अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। रिकॉर्डिंग डिवाइस जनरली कंप्यूटर सिस्टम्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके फिर उसको क्या किया जाता है, फिर इसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल में इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, जो आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये चीज अप्लाई होती है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को मालूम करना है तो उसमें भी ये चीज हो सकती है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ईयर अगेन। और यूजफुल टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खास तौर पर प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर, हेटेरो एटम्स की मौजूदगी है या नहीं है उसका अंदाजा लगाना है। और उसके अलावा इंप्योरिटीज की प्रेजेंस को भी हम क्या करेंगे, इसमें मालूम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट। That concludes our discussion for today. Hopefully next time हम डिस्कशन को यहीं से आगे लेके जाएंगे। Until then, Allah।